अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? चैट बॉक्स इज ओपन। आप लोग उस पर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंग्लिश एसे वर्कशॉप। आप लोगों ने आई होप के पिछले 3 जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए गए थे, आप लोगों ने वो देखे होंगे। लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, उसको भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जो हमने आज स्टार्ट करनी है ना डिस्कशन, वो होगी हमारी फ्रॉम द बेसिक्स। हमने इंग्लिश ऐसे को एकदम से नहीं स्टार्ट करना, वी विल स्टार्ट इट ग्रेजुअली। ठीक है, मैं आप लोग अभी लेक्चर अटेंड करेंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग बिल्कुल बेसिक, जिनका बेसिक का भी आइडिया नहीं है, उनकी भी वो क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे सेशन जो है वो बिल्डअप होगा तो आप लोगों को और आइडिया होना शुरू हो जाएगा इंग्लिश ऐसे का। एक और चीज माइंड में रखें कि इंग्लिश ऐसे इज द मेक एंड ब्रेक इन सीएसएस। और एक और सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है आपका, इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन जो सब्जेक्ट है, वो आप लोगों को हर सब्जेक्ट में हेल्प करता है। अगर आप लोगों की बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, आप लोगों के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, आप लोगों के कोई पंक्चुएशन के एरर्स नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, तो ये सारे जो आपने 12 पेपर्स देने हैं ना, इंग्लिश में देने हैं, एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन ईच एंड एवरी एग्जाम। इसी तरह अगर आप लोगों को इंग्लिश ऐसे लिखना आता है तो आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स में भी इन्हीं स्किल्स को यूज कर रहे होते हैं। इन 2 पेपर्स के जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, इनके स्किल्स को आप बाकी पेपर्स में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि हम लोग इंग्लिश ऐसे के सेशन में मैं आप लोगों को साथ साथ प्रेसियन कॉम्पोजिशन से रिलेटेड भी गाइड करती रहूंगी थोड़ा बहुत। जहां जहां जो जो मुझे लगेगा कि एस्पेक्ट आप लोगों को बताने वाला है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उनको भी जरूर माइंड में रखिएगा। हम लोग इसके अंदर एक एडिशनल एस्पेक्ट के तौर पे हम प्रेसी लिखना भी सीख लेंगे। मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड भी गाइड कर दूंगी। हम कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेंगे, और ट्रांसलेशंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी। सो दीज 3 components comprise of around 50 marks in Prescient composition exam. ठीक है, 20 marks for English Pressy in Pressy, 20 for comprehension and 10 for ट्रांसलेशन। तो ये 50 मार्क्स का जो आप लोगों का प्रेसियन कॉम्पोजिशन का पार्ट है, वो भी हम इस सेशन के अंदर साथ साथ कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश एसे। द फर्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, इंग्लिश ऐसे का जो सिलेबस है, जो सीएसएस का आपकी एफपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, उसमें सिर्फ ये 2 चीजें लिखी हुई हैं, नथिंग एल्स। लेकिन इन 2 चीजों के अंदर भी, ये जो 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा उन्होंने कंपोनेंट्स की बात की हुई है। उनको जरा केयरफुली देखें। द फर्स्ट सेंटेंस सेज कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 और मोर इंग्लिश essay। तो देर कैन बी अ टाइम के इन द नियर फ्यूचर कभी वो आप लोगों को 2 एसेस भी लिखने के लिए दे दें और उसको ब्रेक डाउन कर दें, मार्क्स की सेग्रीगेशन हो जाए। तो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, 1 और मोर। अभी हम आगे जाएंगे पेपर में क्या होता है। देयर विल बी अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। आप लोगों को 10 टॉपिक्स दिए होते हैं पेपर में। ठीक है, जो उन्होंने बताया है वो आपके पेपर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड। अब आप लोगों से एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस्ड नॉलेज वहां पे अपने सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर दे रहे होंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव दे रहे होंगे, रिसर्च बेस्ड दे रहे होंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इन वर्ड्स की भी डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि इसका मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव से उनका क्या मतलब है। इट इंक्लूड्स, या उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो कि ऑल इंक्लूसिव हों। उसके अंदर आपने एक्सटेंसिव एक अपने माइंड में, अपने माइंड मैपिंग जब हम करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो एक्सटेंसिव लिस्ट आप एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाते कैसे हैं और उसको कॉम्प्रिहेंसिव रखते कैसे हैं, रेलिवेंट कैसे रखते हैं। देन रिसर्च बेस्ड का मतलब है कि एविडेंस हो उसके अंदर, कोई आप रेलिवेंट बात कर रहे हो जो कि रिसर्च बेस्ड हो, उसको आप बैक करें विद सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, किसी ना किसी चीज को आप रेफर कर रहे हैं उसमें। जो चीजें आपने लिखनी हैं वो आप लोगों ने अपनी अजम्पशन से नहीं लिखनी, कोई किसी ना किसी ऑथर ने, किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर, या आप लोगों ने कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चीज पढ़ी होगी,
दैट मीन्स आपने वो अगर वहां पे कोट किया, यू हैव टू रेफर दैट कि मैंने ये यहाँ से पढ़ा था और मैंने इस चीज को रेफर किया है। तो रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसर्च बेस्ड उसका मतलब है। उसके अलावा आर्टिकुलेशन, अब अगले ये जो ग्रीन में मेंशन्ड है वर्ड्स, इनको देखिएगा। आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। अब ये तीन लफ्ज हैं, उसके अंदर वो कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकुलेशन, रिटन एक्सप्रेशन आपका, और टेक्निकल ट्रीटमेंट। टेक्निकल ट्रीटमेंट जो है वो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफपीएससी, जो कि उन्होंने अपने एग्जामिनर रिपोर्ट में बताई हुई है। आई होप आप लोग अभी न्यू कैंडिडेट्स हैं सीएसएस की प्रिपरेशन में, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगी, वो ये है कि देर आर थ्री थिंग्स इन सीएसएस प्रिपरेशन। अभी एक चीज हम डिस्कस करें, दैट इज द सिलेबस। दूसरी चीज है अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट आर द पास्ट पेपर्स। ठीक है, दोज आर द पास्ट पेपर्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आप लोगों को फ्रेमवर्क बताते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज जो एग्जामिनर रिपोर्ट होती है। अब ये जो टेक्निकल ट्रीटमेंट है वो आपको एग्जामिनर रिपोर्ट बता देती है व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट जो कि एफपीएससी की है। ठीक हो गया। देन रिटन एक्सप्रेशन हो गया और आर्टिकुलेशन हो गई। तो ये सारी चीजें उनकी रिक्वायरमेंट है और ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट चीज वो है आप लोगों का जो पेपर आता है सीएसएस का 2016 ऑनवर्ड जो पेपर आ रहा है, उसके अंदर उन्होंने क्या बात मेंशन की, क्योंकि 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था तो मैं उसके बाद की बात आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो नोट लिखा हुआ है ना, यू आर गिवन 3 hours टू राइट एन एसे और उसके 100 मार्क्स हैं। ठीक हो गया। इसमें से यू हैव टू सिक्योर 40 और 40 मार्क्स इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, और इसके अंदर ही सबसे ज्यादा फेलियर रेशो होती है, इंग्लिश ऐसे के अंदर ही सबसे ज्यादा फेलियर रेशो होती है, एक इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेजेंट कॉम्पोजिशन। अब फेलियर को अवॉइड कैसे करना है वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें डिस्कस करेंगे। एक वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, दोज वीडियोस, द 3 वीडियोस जो कि आप लोगों के साथ शेयर थी, उसमें एक थी डूज एंड डोंट्स। ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट्स है एफपीएससी की कि एफपीएससी की डूज क्या हैं और एफपीएससी के डोंट्स क्या हैं ऐसे में। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ग्रीन में देखिएगा, मेक एन आउटलाइन। आउटलाइन बनाना कंपलसरी है इंग्लिश ऐसे के पेपर में, उन्होंने कह दिया। ठीक हो गया, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने येलो में मैंने हाईलाइट यहाँ की हुई है वो है राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हमने पिछली स्लाइड पे देख लिया। और उसको वो क्या कह रहे हैं, कितने अल्फाज में लिखना है आपने, आपने लिखना है इसको 2500 to 3000 words. So this is the word limit which is given to you. अब मैंने आप लोगों को सिलेबस के अंदर एक बात बताई थी विच वॉज 2 or more, 1 or more। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया, यू हैव टू राइट एनी वन ऐसे ऑन द गिवन टॉपिक्स। 10 टॉपिक्स जो दिए हैं उसमें से एक सिलेक्ट करें और उस पर अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे डेवलप करें। देन मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेज, इस पे हम लोगों का एक प्रॉपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं डिस्कोर्सेज, क्या है। उसमें उन्होंने कहा हुआ एक्सपोजिशन है, आर्गुमेंटेशन है, डिस्क्रिप्शन है, नरेशन है। ठीक है, इनको आप यूटिलाइज करें अपने ऐसे के अंदर। उन्होंने आपको एग्जांपल्स में ये 4 बता भी दिए हैं कि कौन कौन सी आप डिस्कोर्सेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेज। उसके अलावा क्रेडिट विल बी गिवन, किस बात पे क्रेडिट दिया जाएगा, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। इन तीनों चीजों को जब तक आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को एफपीएससी के क्राइटेरिया की समझ आ रही है, जो कि उन्होंने पेपर में बता दिया, जो कि उन्होंने सिलेबस में बता दिया। अभी हमने एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं डिस्कस की, इसकी हद तक यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके अलावा आउटलाइन क्या होती है, आपने ऐसे लिखने से पहले उसकी एक, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं उसके स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, ऑल्दो दोज आर नॉट दैट एक्सटेंसिव जो कि आउटलाइन में रिक्वायर्ड है। आप लोगों के एफपीएससी की रिक्वायरमेंट बहुत एक्सटेंसिव आउटलाइन की है, लेकिन आप लोगों को उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ के आइडिया हो जाता है इस बुक में बात किस किस टॉपिक पे की जा रही है।
आप लोगों की रेलेवेंस का आइडिया आउटलाइन से हो रहा होता है, हाउ रेलेवेंट इज दिस एसे। इस कैंडिडेट ने अगर इस एसे को लिखा है तो क्या वो उस टॉपिक को उसने टच किया भी है या इररेलेवेंट बातें करती हैं। तो आउटलाइन जो है वो आप लोगों का एक फर्स्ट इंप्रेशन डेवलप कर रही होती है। उसके बाद आउटलाइन पढ़ने के बाद आपके एग्जामिनर ने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है एसे का। ठीक है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन, द ओवरव्यू पैराग्राफ एंड द बॉडी पैराग्राफ्स एंड देन द कंक्लूजन। ठीक है, तो एक आप लोगों का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो एक आउटलाइन से डेवलप हो रहा है। जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। 10 टॉपिक्स हैं, केयरफुली एक एक टॉपिक पढ़ें, वाइजली चूज करें टॉपिक और फिर लिखना शुरू करें। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज बता दूं, वो ये है कि जो मैंने आप लोगों को कहा है कि 3 चीजें हैं। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एग्जामिनर रिपोर्ट। उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑल्दो वो बहुत उसमें डिटेल्स मेंशन्ड है, वो भी आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी। बाकी गूगल क्लासरूम आप लोगों के लिए बन चुकी है, उसके ऊपर पास पेपर्स भी शेयर हो गए हैं, कुछ प्रेसिंग कॉम्पोजिशन से रिलेटेड भी कंपोनेंट वहाँ पे एक बना हुआ है, उसमें भी चीज़ें शेयर हुई हैं। उसके अलावा बेसिक जो आप लोगों की फाउंडेशंस है ना, उससे रिलेटेड भी चीज़ें उसमें शेयर हो गई हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें और चीज़ें अपलोड होती जाएंगी, तो आप लोग उसको भी देखते रहिएगा। अब जो एग्जामिनर रिपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो हैं दे रिलाई ऑन क्रैम्ड डेटा, ऑन क्रैम्ड नॉलेज। जो उन्होंने रट्टे कहीं लगाए हुए हैं वो वहां पे लिख देते हैं, जो कि उससे रेलेवेंट भी नहीं होते। ठीक है, तो क्रैमिंग नहीं यहाँ पे चलेगी। जो आपको टॉपिक दिया है आपने उससे रेलेवेंट रहना है। अगर आपने कहीं माइंड में आपने सोच लिया था कि हाँ जी मैं ये थीम प्रिपेयर करके चला जाऊं या चली जाऊं, और पेपर में लिखा हूं ग्लोबलाइजेशन की आपने थीम प्रिपेयर की हुई है, लेकिन वहां पे किसी और डायमेंशन में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपने उस डायमेंशन को एड्रेस करना है, नॉट दैट कि आपने वहां पे ग्लोबलाइजेशन जो आपने क्रैम डेटा वहां पे ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ आप वो लिख के आ जाए। यू वोंट स्कोर इन इंग्लिश ऐसे देन। ठीक है, तो आपने रेलेवेंट रहना है, क्रैम नॉलेज पे कभी भी रिलाई नहीं करना। अपने एनालिटिकल माइंड को यूज करना है और उस सेंटेंस उस स्टेटमेंट को समझना है जो कि एग्जामिनर ने दी हुई है, एंड स्टे रेलेवेंट। ये रेलेवेंट कैसे रहते हैं, ये हम जब ऐसे को डिटेल में पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं आप लोगों को मल्टीपल टॉपिक्स दूंगी, हम उन पर डिस्कशन करेंगे, और आप लोगों को फिर आइडिया होगा कि रेलेवेंसी क्या होती है, रेलेवेंट कैसे रहते हैं पेपर के अंदर, और जो आप लोगों को स्टेटमेंट दी हुई है वो उसके अंदर एक एक लफ्ज का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये बहुत केयरफुली आप लोगों ने अपने स्टेटमेंट को समझना है और उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट रहते हुए आप लोगों ने उसको ऐसे को सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट है कि डल मोनोटनी और रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एग्जामिनर को मोनोटनस नॉलेज नहीं चाहिए, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं चाहिए। ठीक है, देन कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ एसेंशियल्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। अब ये कॉम्प्रीहेंसिव एक छोटा सा वर्ड लिख दिया उन्होंने, लेकिन उसके एसेंशियल्स हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, आप लोगों ने उसको बहुत केयरफुली वहां पे इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने अपनी पूरी वर्कशॉप के अंदर ये लर्न करना है, और ये लर्न नहीं है, स्किल है। इंग्लिश ऐसे जो है ना, ये लर्निंग नहीं है, ये क्रैमिंग नहीं है, ये आपके अंदर एक स्किल डेवलप करने वाली चीज है। स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटलाइन टू द कंक्लूजन आप लोगों ने अपने अंदर ये कोशिश करनी है इस पूरे सेशन के अंदर कि आप लोग इस स्किल को डेवलप कर लें। इस 1 मंथ के अंदर हम लोग उस स्किल को जब डेवलप कर लेंगे ना, आई कैन गारंटी दिस कि आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश ऐसे में नहीं हेल्प कर रहा होगा, या आप लोगों को हर सब्जेक्ट के अंदर हेल्प करेगा यही वाला स्किल। द कैंडिडेट्स डिड नॉट नो द फीचर्स विच डिफरेंशिएट एन एसे फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट कुछ और होती है, जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो आर्टिकल्स होते हैं जो अखबारों में लिखे जाते हैं वो कुछ और होते हैं, वो ऐसे नहीं होता। तो ऐसे में, रिपोर्ट में, बाकी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में डिफरेंस है, एंड यू हैव टू नो दैट। तो कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता होता, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कैंडिडेट्स मस्ट नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड एसे। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द कमीशन। एफपीएससी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, हमने उनके एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने ऐसे को फॉर्मुलेट करना है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, दैट इज द करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी।
ग्रामर, वोकैबलरी, स्पेलिंग की गलती, पंक्चुएशन की गलती, ये ऐसे के पेपर में एक लीथल साबित होती है। आप लोगों ने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, अपने ऐसे को फ्लॉलेस बनाने की कोशिश करनी। और वो कैसे होगा? जब आप इंग्लिश ऐसे के साथ इंग्लिश प्रेजेंट कॉम्पोजिशन की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो अपनी इंग्लिश को फ्लॉलेस बनाने के लिए हम लोगों ने काफी चीजों को प्रैक्टिस करना है, और वो आप लोग जब तक लिखेंगे नहीं। राइटिंग इज द मेन कॉम्पोनेंट। ठीक है, अभी आप लोगों के जो चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं ना, आई विल एड्रेस दोज बाय द एंड। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा इस चीज को क्लैरिटी से समझिएगा। जो ग्रामर और वोकैबलरी है वो आप लोगों की ठीक कैसे होगी? बाय राइटिंग। आप लोग अगर कोई चीज पढ़ते हैं ना, सीएसएस में बहुत कॉमन परसेप्शन है लोगों का कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ेंगे हम तो हम लोग अच्छा पेपर में जाके लिख लेंगे। पेपर में जाके आप लोग अच्छा नहीं लिख सकते जब तक आप अपने प्रैक्टिस में आप लोग रेगुलरली अच्छा नहीं लिख रहे। जो आपने किताब पढ़ी है, जो पैराग्राफ पढ़ा है, जो अखबार का आर्टिकल पढ़ा है, उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, तो ये क्रैम नॉलेज से भी बच जाएंगे, ग्रामेटिकल एरर से भी बच जाएंगे। लिखना आप लोगों ने रोज है। इफ यू आर रीडिंग समथिंग, राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स एंड गेट दैट चेक्ड। क्या मेरी कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम्स तो नहीं है, मेरी कोई ग्रामेटिकल इश्यूज तो नहीं है? ठीक है, अपने माइंड को यूज करें, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको लिखें। बैक टू बैक राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग एंड देन राइटिंग एंड देन गेटिंग दैट चेक्ड। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्रॉम द बेसिक। ऐसे तो दूर की बात है ना, पहले तो आप लोगों का एक सेंटेंस ठीक हो, एक पैराग्राफ ठीक हो, और फिर आप लोगों का जो पैराग्राफ के आपस में स्ट्रक्चरिंग है वो ठीक हो, तो फिर आप लोगों का ऐसे ठीक होगा। ये मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया आप लोगों को? सेंटेंस है पहली चीज, फिर आप लोगों का पैराग्राफ है। ठीक है, सेंटेंस ठीक होगा तो आप लोग पैराग्राफ ठीक लिख लेंगे। पैराग्राफ ठीक लिख लेंगे तो उसके बाद आप लोग आपस में पैराग्राफ्स की जो स्ट्रक्चरिंग है वो ठीक कर लेंगे। उनकी भी कोहेरेंस डेवलप करनी होती है। पैराग्राफ को आइसोलेशन में नहीं छोड़ देना होता कि दूसरे पैराग्राफ से उसकी कोई लिंकेज ही ना डेवलप हो रही हो। जब वो लिंकेज आप लोगों की ठीक हो जाएगी तो फिर आपस में जो पूरा ऐसे है वो एक कोहेरेंट ऐसे बनेगा। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो उन्होंने एफपीएससी के सिलेबस में और पास्ट पेपर्स में उन्होंने मेंशन किए हैं। तो ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक हो क्या? जी, आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं ना, वी विल एड्रेस दोस बाय द एंड, क्योंकि ये जनरल क्वेरीज हैं। इसको हम एड्रेस करेंगे। स्पेसिफिक होंगी ना, अगर इससे रिलेटेड जो स्लाइड्स पे भी बात लिखी हुई है उससे रिलेटेड, तो हम उसको एड्रेस साथ साथ कर लेते हैं, नहीं तो बाय द एंड। ठीक है, ताकि बाकियों के लिए भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, जो बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाउ टू राइट अ सेंटेंस? सेंटेंस के अंदर देर इज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। ये ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री। ही इज द सब्जेक्ट, ऑब्टेन्ड वर्ब है, और हिज डिग्री इज द ऑब्जेक्ट। आप लोगों का ये करेक्ट सेंटेंस है। एंड देन अ फुल स्टॉप एट द एंड। ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है ना, इनकी भी करेक्ट यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर पीपल हु आर कंफ्यूज बिटवीन अ सेमी कॉलन एंड अ कॉलन। देर आर पीपल हु आर कंफ्यूज बिटवीन अ फुल स्टॉप एंड अ कॉमा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या हैं। इन पंक्चुएशन मार्क्स को हमने करेक्टली कहाँ यूज करना है। वी विल हैव अ जनरल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग आवर सेशंस एज वेल। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कहीं पे पंक्चुएशन मार्क्स की कंफ्यूजन हैं, वो आप लोग क्लियर करते रहिएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। उनको साथ साथ नहीं लेके चलना, हमने उनको करेक्ट करना है। अब ग्रामर के जो रूल्स हैं आप लोगों के, वो कैसे है? आप लोगों ने अपने एरर फ्री राइटिंग कैसे डेवलप करनी है? यू हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। फ्रेजेस होते हैं कुछ, ठीक है, फ्रेज जो होते हैं वो सेंटेंस नहीं होते। फुल स्टॉप जिसमें आता है वो एक सेंटेंस होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। ये दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इसी तरह से आप लोगों ने पंक्चुएशंस का ख्याल रखना है। मैंने जो भी आप लोगों से बात की है कि लिंकेजेस कैसे डेवलप करनी है, कंजंक्शन, सेमी कॉलन्स का या क्या यूजेज है। इसी तरह से आप लोगों ने बाकी जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, उसको कहाँ पे किस तरह से यूज करना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू राइट एरर फ्री सेंटेंसेस। एरर फ्री आप लोगों की जो राइटिंग है वो इस तरह से डेवलप होगी। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। आप लोगों की प्रैक्टिस जब तक नहीं ना होगी, आप लोगों को खुद आइडिया नहीं होगा कि आप लोग ब्लंडर्स कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अब सेंटेंस के बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज अ पैराग्राफ।
पैराग्राफ्स जो हैं उसको भी लिखने की टेक्निक है। ठीक है, पैराग्राफ रैंडमली नहीं लिखा जाता, पैराग्राफ लिखने का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस इज अ क्वेरी आई रिसीव अ नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पैराग्राफ लिखने की प्रॉपर टेक्निक क्या है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। अब इंग्लिश ऐसे सीएसएस की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड उससे रिलेटेड आप लोगों को अब बताने लगी हूँ। देयर इज अ टिप फॉर यू ऑल के फिक्स्ड पैराग्राफ्स होते हैं कुछ, उसके अंदर 2500 to 3000 वर्ड्स का आप लोगों को मार्जिन बताया हुआ है। ऐसे ही है, मैंने आप लोगों को पेपर दिखाया है और उसके अंदर जो नोट लिखा हुआ है उसमें एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है दैट यू हैव टू राइट 2500 to 3000 वर्ड्स। अब उसके अंदर क्या आप लोगों की आगे स्ट्रक्चरिंग डेवलप होती है। द फर्स्ट पैरा इज फॉर द इंट्रोडक्शन। आप लोगों की कोई भी चीज है ना, आप लोगों ने बाकी पेपर्स में भी स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन से, उसकी कोई वर्ड लिमिट स्पेसिफाई कर ली जाए तो ये इस तरह से की जा सकती है। देन द सेकंड पैरा इज द ओवरव्यू पैराग्राफ। द लास्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द कंक्लूजन पैराग्राफ। अगर हम इन वर्ड्स को इसके अंदर से देखें तो ये 500 वर्ड्स आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि हमारे वर्ड्स नहीं कंप्लीट होते, हम थोड़ा लिखते हैं, कितने ऐसे में कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने पेजेस का ऐसे होना चाहिए, तो अपने वर्ड्स को देखें, प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास 2000 वर्ड्स रह गए, ठीक है, 2500 वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हमारा कोई बॉडी पैराग्राफ 100 से 120 वर्ड्स का भी होता है ना, तो हमारे पास 16 to 18 पैराग्राफ्स बनते हैं 2000 वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए। एवरेज ले लें तो 17 पैराग्राफ्स हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब हम 17 पैराग्राफ्स इंक्लूडिंग दीज 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे तो हमारे 2500 वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो सकते हैं। सो इन टोटल वी विल हैव 20 पैराग्राफ्स। ठीक है, 3 पैराग्राफ्स ये, 17 ये जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे आपके। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर कि आप लोगों ने किस तरह से अपने वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। नाउ आई वाज टेलिंग दिस बिफोर दैट वी हैव जो आप लोगों की हमारी स्ट्रक्चरिंग है, हमने एक सेंटेंस की बात की, उसके बाद सेंटेंस जब लिखना आ जाएगा तो आप लोग पैराग्राफ के ऊपर शिफ्ट करेंगे। पैराग्राफ लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे आप लोगों को एरोज में 3 बातें नजर आ रही होंगी। The first one is the topic sentence, the second is the explanation and the third is the example. ठीक है, उसके अलावा एंड पे हमारे पास एक कंक्लूडिंग सेंटेंस आता है। अगर मैं ये आप लोगों से बात कहूं कि पैराग्राफ इज अ मिनी एसे, ठीक है, एक छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे पैराग्राफ इटसेल्फ इज एन एसे। उसमें आप लोग एक टॉपिक सेंटेंस दे रहे हैं, उसमें आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस दे रहे हैं। ये 4 कंपोनेंट्स आप दे रहे हैं तो आप लोगों का एक पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है। पैराग्राफ रैंडमली नहीं होता। अगर आप उसमें ये तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी चीज मिस कर रहे हैं, आपका पैराग्राफ इनकम्प्लीट है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स दूंगी मैं, आप लोग उस पर पैराग्राफ्स डेवलप करें, चेक कराएं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल है पैराग्राफ की। यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है दैट इज द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जो यहाँ पे बात मेंशन्ड है वो ये है, इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर इन द ऑटो इंडस्ट्री, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब द सेंटेंस एंड्स हियर, और ये आप लोगों का टॉपिक सेंटेंस है। अब टॉपिक सेंटेंस से आगे चीज चलेगी जो कि सपोर्टिंग सेंटेंस होगा टॉपिक सेंटेंस का, और एंड पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एंड आएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस जरा पढ़ते हैं। इवेंचुअली मोस्ट गैस पावर्ड कार्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक कार्स। अब ये उसने इवेंचुअली लिखा तो ये समझ आ रही है कि कंक्लूड ही हो रहा है, इस बात का कंक्लूजन यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, दरमियान में उसने सपोर्टिंग यहाँ पे सेंटेंसेस लिख दी है, स्टार्ट में टॉपिक सेंटेंस और एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा, ताकि बात प्रॉपरली कंक्लूड हो। ये आप लोगों की कोहेरेंस शो करता है कि आप लोगों ने जो लिखा है वो समझा है और प्रॉपरली उसको वहां पे फॉर्मुलेट भी किया है। जो मैंने वहां पे आप लोगों को सारी बातें बताई, यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ, उसके अंदर लिखना क्या क्या। कोई भी टॉपिक है आप लोगों के पास, ठीक है, उसकी टॉपिक सेंटेंस होगा। अभी हमने जैसे ये आप लोगों को मैंने पिछली एग्जांपल दिखाई, उसका टॉपिक सेंटेंस हो गया।
उसके बाद उसकी रीजनिंग सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन उसके होगी। उसके बाद आप लोगों के आएंगे सपोर्टिंग पॉइंट वन, उससे रिलेटेड उसकी एग्जाम्पल दे दें, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट एक और दें, उसकी एग्जाम्पल दे दें, दिस इज जस्ट योर चॉइस इफ यू वांट टू ऐड अनदर वन, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड इट विद अ सेंटेंस। नंबर ऑफ वर्ड्स अभी हमने बॉडी पैराग्राफ्स के डिस्कस किए थे, दोज आर 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, ये मैंने पिछली स्लाइड जो आप लोगों को दिखाई है, ये बॉडी पैराग्राफ अभी हम डिस्कस करें। वी आर नॉट डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन, we are not discussing overview paragraph right now, we are not discussing concluding paragraph right now। ये जो तीन फिक्स पैराग्राफ्स अभी हमने इनकी बात नहीं की, we are just discussing the body paragraph। ठीक है, तो बॉडी पैराग्राफ लिखना अगर आप लोगों को ये अच्छा स्ट्रक्चर लिखना आ जाता है, आप लोग देखें 17 पैराग्राफ्स आपने लिखने इसी तरह से, और सिर्फ ऐसे के पेपर में इस तरह से नहीं लिखने, हर पेपर में पैराग्राफ इसी तरह से लिखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स अ प्रैक्टिस। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल हैं ही नहीं, ऐसे के पेपर में तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आपका क्वेश्चन है, ऐसे के पेपर में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने कितने एसेस लिखे थे? मैंने एसेस तो देर इज नो लिमिट, इफ यू हैव टाइम राइट ऐसे आफ्टर, जो आपके जब पेपर्स करीब हैं तो डेली ऐसे लिखें, आउटलाइन जरूर लिखें। और आई वुड रिकमेंड, जैसे आप लोगों को ऐसे लिखना आ जाए, स्ट्रक्चरिंग आ जाए उसका, आप लोगों को तरीका पता चल जाए, तो रोज आउटलाइन जरूर लिखें और वीकली एक ऐसे जरूर लिखें। डेडिकेट वन डे फॉर इंग्लिश ऐसे, और उसको जरूर प्रॉपरली टाइम दें, बी इट संडे फॉर एग्जाम्पल। एक टॉपिक लें और ऐसे उसका फुल फ्लेज 2500 वर्ड्स का ऐसे कंप्लीट लिखें। जब आप लोगों को ऐसे लिखना आ जाए, जब उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग आ जाए, उसके बाद ठीक है। पहले तो इसका स्किल लर्निंग बहुत जरूरी है, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि हमने इस पूरे महीने में स्किल को लर्न करना है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हमने यहाँ पे डेवलप करना है। लेकिन आउटलाइन, जब आप लोगों के पेपर्स करीब हैं, डेली आउटलाइंस लिखें। जब आप लोगों को आउटलाइन लिखनी आ जाए तो डेली कोशिश करें कि आउटलाइन जरूर लिखा करें। इट वोंट टेक सो मच टाइम, 40 मिनट्स पर डे आउटलाइन के लिए डेडिकेट कर दें और जरूर लिखें इसको। कंटेंट कैसे गैदर करना है, आप लोग देखें, यू आर स्टडिंग 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो भी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। इफ यू आर हैविंग अ सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, और एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग उस पर कोई कंटेंट ना हो आप लोगों के पास। इसी तरह से जेंडर स्टडीज अगर किसी का सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक इस तरह का आ जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे बेहतर कोई और लिख सके। ठीक है, यू आर स्टडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प मी अ लॉट। बाकी इट इज अ सब्जेक्टिव डिस्कशन, किसी को न्यूज़पेपर बहुत बेनिफिशियल लगता है, किसी को नहीं लगता, बट इन माई केस इट हेल्प मी अ लॉट एंड आई यूज टू रीड इट एवरी डे। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन न्यूज़पेपर को स्किप कर दिया जाए। सो दैट इज अ थिंग जो कि आप लोगों को की ना अनकॉन्शियस मेमोरी में बहुत ज्यादा चीजें बिल्डअप, नॉलेज बैकग्राउंड डेवलप कर रहा होता है। तो उसको उसको भी आप लोग एक बहुत पॉजिटिव टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। देन वी हैव सेंटेंस राइटिंग में एरर को, जी मैं यही कह रही हूँ कि सेंटेंस राइटिंग के अंदर अगर आपके एरर्स हैं ना, लिखें, रोज कुछ ना कुछ लिखें और उसको किसी ना किसी से चेक कराएं। कोई इंग्लिश प्रोफेसर है उनसे करा लें, कोई सीएसएस मेंटोर है उनसे करा लें, अपने किसी बड़े सिबलिंग से करा लें, पेरेंट से करा लें, किसी से भी कराएं, लेकिन उस जो चीज आप लिख रहे हैं उसको चेक जरूर कराएं। 200 वर्ड्स आर इनफ फॉर ओवरव्यू पैराग्राफ। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम एसेज लिखना स्टार्ट करेंगे ना, ओवरव्यू पैराग्राफ से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, वी विल हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग दैट। बॉडी पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर, अच्छा ये आप लोग अभी स्ट्रक्चरिंग की तरफ ना आए, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अभी हमने सिर्फ बेसिक बात की है, मैंने आप लोगों को बहुत ओवरवेलम नहीं किया ऐसे की चीजों से। अभी सिर्फ हमने सेंटेंस देखा है कि कैसे लिखते हैं, और पैराग्राफ देखा है कैसे लिखते हैं, और वो भी बहुत बेसिक लेवल पे देखा है। ठीक है, अभी हमने प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को अभी असाइनमेंट देने लगी हूँ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। काइंडली जो स्टूडेंट्स हमारे हैं यहाँ पे, वो केयरफुली सुन लें, अपने आप को गूगल क्लासरूम में ऐड कर लें।
आप लोगों के साथ लिंक्स शेयर हुए हैं। उसके अंदर देयर विल बी एन असाइनमेंट दैट विल बी शेयर्ड राइट नाउ आफ्टर द क्लास, एंड यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ कीपिंग इन माइंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये सारी चीजें, इन सारे कंपोनेंट्स को माइंड में रखें, और फिर आप लोगों ने एक पैराग्राफ जो है वो लिखना है, शेयर करना है गूगल क्लासरूम पे या विद द एडमिन। हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों की इंग्लिश का क्या मिस्टेक्स हैं। इंडिविजुअली हर एक की वन ऑन वन डिस्कशन हो जाएगी, और हमें भी पता चल जाएगा दैट हाउ डू वी हैव टू गो अलोंग विद दिस सेशन। आप लोग जो है ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बहुत विद द पैसेज ऑफ टाइम आने हैं, तो अभी आप लोग इतनी डिटेल्स में ना जाएं, आप लोग अपने आप को कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स ऐसे के पेपर में नहीं बना सकते, ठीक है। फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आर नॉट अलाउड इन द ऐसे एग्जाम। यू डोंट हैव टू मेक दैट, इवन हेडिंग्स भी नहीं बनाते। आपने ना हेडिंग्स बनाने हैं, ना फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, ना डायग्राम्स बनानी है। ये बाकी सब्जेक्ट्स की चीज है, ऐसे के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। शुड बी नंबर द आउटलाइन लाइक बुलेट्स 1 2 3? हाँ जी, वी कैन नंबर इट। आई विल शो यू सम एग्जांपल्स, आप लोगों के साथ सैंपल्स शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की होंगी अपनी आउटलाइंस में वो भी हम एड्रेस करेंगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। वी हैव टू नंबर दोस, एंड देयर इज अ मेथड जो आप लोगों ने फॉलो करना है। जो कह रहे हैं कि अभी इतना टाइम नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अभी अप्रैल है, आप लोगों का फरवरी में पेपर होना है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। ग्रामर एरर, जी कैसे ग्रामर एरर खत्म करें? विद मल्टीपल सॉर्ट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ राइटिंग नहीं करनी है, उसको चेक भी कराना है, और जो चेक कराएं उसको फिर रीविजिट करें और फिर उसको रीराइट करें, जो मिस्टेक्स हैं उनको ओवरकम करें। हाँ जी, गूगल क्लासरूम आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर्ड है। जी कोटेशंस आप लिख सकते हैं, बिल्कुल वो रेफरेंस ही है, यू कैन राइट कोटेशंस। हाँ जी, यू कैन राइट कोटेशंस, लेकिन बहुत तो उन्होंने, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एग्जामिनर रिपोर्ट की बात शेयर की, उन्होंने क्या बात लिखा हुआ है यहाँ पे? उन्होंने कहा हुआ है डल मोनोटनी रेपिटेशन ऑफ स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन। स्टीरियोटिपिकल बातें नहीं करनी हमने, हमने उनको कुछ अच्छी बातें बतानी है। आप अगर कोटेशंस के अंदर किसी नेल्सन मंडेला को कोट कर रहे हैं, किसी और फेमस राइटर, किसी और फेमस पर्सनालिटी को कोट करें, जरूर करें, उनके कोई कोटेशन है जरूर मेंशन करें, बट इट हैज टू बी रेलेवेंट विद योर टॉपिक। अच्छा, ये जो बात आपने पूछी है ना कि कोटेशंस को इन्वर्टेड कॉमास वगैरह में लिखना है, उसका तरीका है ऐसे के अंदर आपने उस तरह से नहीं लिखना होता कि आप सेंटर में करके कोटेशन लिख दें, नीचे उसका नाम लिख दें। उसका मेथड है वो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल फॉर्मुलेट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, एंड दैट विल बी अ डिस्कशन होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास। और अब जो नेक्स्ट चीज थी ना जो हमने डिस्कस करनी थी, ये आप लोगों की क्लास एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ टॉपिक्स और इसके अलावा हैं वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। हमने जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कोहेरेंस डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साइन पोस्टिंग, कनेक्टिविटी कैसे डेवलप करनी है, कोहेरेंस कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे कैसे डेवलप करना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करना है, ये हम होपफुली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ आज किया तो आप लोग बहुत ओवरवेलम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों के माइंड में, फिर क्वेरीज बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। हमने ग्रेजुअली करना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से स्किल डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करना है। गूगल स्कॉलर पे जो मिलते हैं वो आप लोग, जो आर्टिकल्स है ना वो आप लोगों के पास अगर कोई आप लोगों को मिल जाते हैं विद इन द रेंज ऑफ 3 to 4 years, दोज आर रेलिवेंट, आप लोग जरूर उनको कोट करें। और जो लेटेस्ट चीजें हैं वो आप लोगों को न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी मिल रही होती हैं। न्यूज़पेपर में हर लेटेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई एस्पेक्ट मेंशन्ड होता है। जी इस्लामिक आयात, इकबाल की पोइट्री अगर रिलेट हो रही है तो जरूर आप कर सकते हैं, आप उसमें कॉन्सेप्ट्स मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट होनी चाहिए। नहीं, सेकंड लेक्चर वोंट बी डेमो लेक्चर, वो तो प्रॉपर हमारा लेक्चर होगा ना।
सो वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन विद ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो पर्सनल लेवल पे वन ऑन वन डिस्कशन होगी, जो जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी वन ऑन वन डिस्कशन होगी, इस तरह से म्यूट हुई हुई क्लास नहीं होगी। वो अनम्यूट करके अपने जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो बार बार डिस्कस कर सकते हैं। दैट विल बी एन ओपन क्लास फॉर वन ऑन वन डिस्कशन। नहीं नहीं, गूगल क्लासरूम का व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर्ड है। क्या एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल टॉपिक अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए? दैट इज अ सब्जेक्टिव डिबेट। इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल टू राइट दैट। ठीक है, वो टॉपिक्स करके भी लोग बहुत अच्छे नंबर ले रहे होते हैं, पास भी कर रहे होते हैं ऐसे को। लेकिन अगर उसकी आपने उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक ले ली अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, वो भी प्रैक्टिस से आती है। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। थोड़ा सा आप लोग इसको ग्रेजुअली लेके चलिएगा, और जो आप लोगों को बताई जा रही हैं चीजें उन पे फोकस करिएगा। ऑल दो स्टूडेंट्स who are registered in the English essay workshop are requested to have a look at the Google Classroom. They will get certain topics, और उस पे आप लोगों ने 3 या 4 जितने टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर होंगे उन पे पैराग्राफ्स डेवलप करने हैं। और आप लोगों को वर्ड लिमिट्स वगैरह का भी अब आइडिया है कि आप लोगों ने कितने वर्ड्स में रह के बात अपनी कन्वे करनी है। पैराग्राफ्स लिखें और वो गूगल क्लासरूम पे शेयर करें। द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम एड्रेसिंग जो अभी आया वो है, विच न्यूज़पेपर इज बेटर? डॉन न्यूज़पेपर, रेफर डॉन। डॉन इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर। अगर आपने रेफर करना है तो डॉन को जरूर करें। अच्छा, आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेरीज हैं, आई कैन नॉट एड्रेस ऑल ऑफ दोज। वी विल होपफुली हैव अनदर सेशन, और जो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेरीज हैं उनको जॉट डाउन कर लीजिएगा। वी विल डिस्कस, और आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके जरूर पूछ लीजिएगा इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो फॉर्मल हमारा वन ऑन वन सेशन होगा उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। होपफुली आप लोगों को जो अभी चीजें गाइड की गई हैं, यू विल हैव अ लुक एट ऑल दोज थिंग्स एंड यू विल फोकस ऑन दोज। बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन एंड होपफुली वी विल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ओवरऑल। आप लोग बहुत इस स्किल डेवलपमेंट को हर पेपर में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे।